28 साल के भरत तिवारी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में रहते थे और ये जो गांव है बिलोटी गांव वो बाढ़ प्रभावित गांव है और इस गांव के लोगों का पुनर्वास चल रहा था और वो पुनर्वास सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। गांव की नदी जो हर साल आकर कटाव करती है और जो तांडव मचाती थी, उस नदी के कटाव को रोकने के लिए, तटबंध लगाने के लिए, वीआईपी व्यवस्था के खिलाफ, सिस्टम की उदासीनता और जो भी सरकार की खामियां हैं, सिस्टम की खामियां हैं, उनसे खिन्न होकर ये नौजवान लगातार लड़ाई लड़ रहा था। आमतौर पर वो शांतिपूर्ण नौजवान था। सामाजिक चीज़ों में उसकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है क्योंकि जो पुराने वीडियो आ रहे हैं, फ़ोटो आ रहे हैं, वो इसी बात के गवाह हैं। वो कभी पुलिस को गमले देते हुए नज़र आ रहा है, कभी वो धार्मिक यात्रा करता हुआ नज़र आ रहा है, कभी वो हिंदू राष्ट्र की पैरवी भी कर रहा है। लेकिन बिहार पुलिस को वो अपराधी नज़र आता है, बिहार पुलिस को सरकार के लिए वो चुनौती नज़र आता है, वो देशद्रोही नज़र आता है, वो खूंखार बदमाश नज़र आता है और उससे सिस्टम को नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में लाकर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। 17 जून की घटना है। 16 जून को एक वीडियो आता है, वो पुलिस के सामने भरत तिवारी तमंचा लहरा रहा है और अपनी यही सारी डिमांडें रख रहा है और 17 तारीख को भी एक लाइव के दौरान, लाइव करते करते जब वो लाइव ख़त्म करता है, सरेंडर कर देता है, अपना वो तमंचा पुलिस की ओर फेंक देता है और वो कहता है मैं सरेंडर कर रहा हूँ, गोलियाँ मत चलाना। उसके बावजूद भी पुलिस गोलियाँ ताबड़तोड़ उस पर वार करती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। ये एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। एक तमंचा उसके पास बरामद हुआ है, 2 कारतूस उसके पास बरामद हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मोबाइल है और एक मोबाइल स्टिक से, सेल्फी स्टिक से वो लाइव चला रहा है। इतना ही उसके पास सामान है और वो सिस्टम से, समाज से, राजनीतिक व्यवस्था से खिन्न है। तो क्या बिहार की पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी कि भरत तिवारी को वो अरेस्ट कर पाती, गिरफ्तार कर पाती, पकड़ पाती? दूसरी बात यह है कि सरेंडर जब उसने कर दिया है, वो हथियार आप वीडियो में देख रहे हैं कि उसने तमंचा पुलिस की ओर फेंक दिया और वो सरेंडर कर रहा है, कह रहा है कि आप जब मेरी डिमांड मान ले रहे हैं तो फिर मैं ये तमंचा आपकी ओर फेंक रहा हूं। तो सरेंडर करने के बाद भी गोलियां क्यों दागी गईं? और फिर अगर इस स्थिति में पहुंच गया था मामला कि गोलियां चलाना या एनकाउंटर करना ज़रूरी ही था, तो हाफ एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? क्या बिहार पुलिस को उस निहत्थे एक अकेले नौजवान के पैर पर गोली मारने का विकल्प नहीं था? क्यों उसकी छाती पर, सीने पर ही गोली दागी गई? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के डीजीपी के बीच का जो वार्तालाप है, वो वार्तालाप काफ़ी कुछ विवाद पैदा कर रही है, सवाल पैदा कर रही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि जो डीजीपी हैं वो मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं या मुख्यमंत्री अब डीजीपी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट में विरोधाभास है। क्योंकि सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि उनको ये बताया गया डीजीपी के मार्फत कि भरत तिवारी की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर वो बीमार है। तो मानसिक तौर पर जो व्यक्ति बीमार है उसको क्या ऊपर पहुंचा देने का फरमान पुलिस के पास है, अधिकार पुलिस के पास है, या उसको अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर पुलिस के अनुसार वो एनकाउंटर ठीक था और सरकार ने उस एनकाउंटर की अनुमति दी थी, तो फिर आपने उस थाना क्षेत्र के प्रभारी को और कई सारे पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों किया? तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। हजारों हजार लोग भरत तिवारी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और नम आंखों से वो विदाई देते हैं और उन सबका यही कहना है कि वो हम लोगों के लिए लड़ रहा था, वो आतंकवादी नहीं था, वो अलगाववादी नहीं था, वो नक्सली नहीं था। और हमारी व्यवस्था तो, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो तो नक्सलियों को, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को भी सरेंडर करने का मौका देती है, दे रही है। छत्तीसगढ़ में तमाम जगह जहाँ जहाँ पर भी नक्सली मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो आकर सरेंडर लगातार कर रहे हैं। रोज़ ऐसी खबरें अखबारों में पढ़ते रहते हैं हम लोग। तो फिर भरत तिवारी को क्यों मौत के घाट उतारा गया और सरेंडर करने के बाद क्यों उस पर गोली चलाई गई? ये
वहाँ के लोगों के सवाल हैं और अब ये पूरा देश बिहार सरकार से, बिहार पुलिस से पूछ रहा है, क्योंकि एक भी सिंगल मुकदमा भरत तिवारी के ऊपर नहीं है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसका कहीं कोई जो है अपराध में संलग्नता नहीं है। वो सामाजिक कामों में संलग्न रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगा रहा है, धार्मिक कामों में लगा रहा है और पिछले कई सालों से, 2-2.5 सालों से लगातार गांव की समस्याओं को वो उठा रहा था, लेकिन उसकी समस्याओं को नहीं कोई सुनने वाला था। अंततः उसने ये एक आत्मघाती कदम जरूर लिया था और जो कि कानूनी रूप से जायज़ नहीं है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इतना बड़ा अपराध भी नहीं है कि उसको गोलियों से उड़ा दिया जाए। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो भरत तिवारी के पिताजी हैं वो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, अभी सेवानिवृत्ति हो गई है उनकी, वो चालक के पद पर कार्यरत थे, गाड़ी चलाते थे पुलिस की, लेकिन आज उसी पुलिस की गोली का निशाना उनका लड़का बन गया है। ये एनकाउंटर नहीं बल्कि बिहार पुलिस की नाकामी है, ये लोकतंत्र की हार है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर इसी तरीके से पुलिस बेलगाम हो जाएगी, फिर चाहे वो बिहार की पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या उत्तराखंड की पुलिस हो, तो फिर अपनी आवाज़ को आदमी किस तरीके से उठाएगा। बहरहाल इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो देश भर में तमाम तरीके से सामने आती रहती हैं, लेकिन जिस तरीके का ये लाइव एनकाउंटर है जिसमें दिख रहा है पूरी तरीके से फेक एनकाउंटर है, वो 15 मिनट का लाइव करता है, उसके बाद जो तमंचा पुलिस की ओर फेंक देता है और उसके बाद वो कह रहा है कि गोलियां मत चलाइए, आप मेरी डिमांड मांग रहे हैं तो मैं सरेंडर कर रहा हूँ। इसकी घोषणा करने के बाद भी पुलिस उस पर यकीन नहीं करती है और एक 28 साल के नौजवान को जो अपने गांव के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपने लोगों के बारे में, देश दुनिया के बारे में, बिगड़ती कानून की व्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, उसको आखिर इस तरीके से मौत के घाट उतार देना, ये आप खुद तय करिए क्या न्याय संगत है या इसमें खामी हुई है। और अगर खामियां हुई हैं तो फिर भरत तिवारी को, उसके परिवार को ज़रूर न्याय मिलना चाहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।